युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 43। पहली बात, किसी को आने नहीं देता। अगर आने भी दिया तो बिना परमिशन के अंदर नहीं कोई आता। पर आज मोनिका ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई थी। वह अपने प्लान को अंजाम देना अच्छे से जानती है। मोनिका को अपने सामने देख युग सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसका इस तरह से देखना मोनिका हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी युग, बिना नॉक किए मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता तुम कमरे में हो। मैं तो सिर्फ मन्नत का सेल फ़ोन उससे देने आई थी। एक्चुअली मेरे मोबाइल का वॉइस साउंड का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैंने मन्नत का सेल फ़ोन ले ली थी। पर मुझे लगता है उसका किसी अर्जेंट कॉल मैसेज आ रहा है, तो इसलिए मैं देने आ गई। पर वह कमरे में नहीं है। ये तो तुम ही मोबाइल रख लो, इतना बोल जाने लगी। मोनिका ने मन्नत का मोबाइल सोफे पर रख जाने को पीछे मुड़ी और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। मोनिका ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती। उसने मन्नत के मोबाइल का पासवर्ड हटा के रखी ताकि युग न चाहते हुए भी मैसेज देखे। मोनिका अपने कॉल चालू रखी ताकि युवराज को पता चले कि मोबाइल युग के पास है, इसलिए वह जल्दी जल्दी मैसेज करने लगा। सोफे पर रखा मन्नत का मोबाइल लगातार उसमें नोटिफिकेशन आ रहा था। उसके साउंड के युग का ध्यान मोबाइल पर जा टिका। तब तक मोनिका कमरे से बाहर निकल गई थी। युग अपना मोबाइल बंद करके जेब में रखा और मन्नत के मोबाइल में झांक के देखा। युग न चाहकर भी मन्नत का मोबाइल हाथ में लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन मैसेज युवराज के नाम से शो हो रहा था। युग मोबाइल हाथ में लेकर मैसेज को घूर घूर कर देखने लगा। उसने तुरंत मैसेज ओपन किया और स्टार्टिंग से मैसेज रीड करना स्टार्ट किया, जिसमें लिखा था, हाँ मैं जब पुलिस स्टेशन में थी तो युग ने मुझे कुछ कहा नहीं। मुझे लगा था कि वह बहुत चिल्लाएगा, डांटेगा, सजा देगा, पर ऐसा उसने कुछ किया नहीं। युग एक एक मैसेज बहुत बारीकी से रीड किए जा रहा था। जैसे जैसे वह मैसेज रीड कर रहा था वैसे वैसे उसकी नसें फूलती जा रही थी और उसके हाथ मोबाइल पर कसते जा रहे थे। अगर ये मैसेज किसी और का होता तो शायद युग यकीन नहीं करता, पर युवराज का मैसेज हो और वह यकीन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत अच्छे से मन्नत और युवराज के रिलेशनशिप को जानता है कि मन्नत किस तरह उसके पीछे पागल थी। युग ने मन्नत का मोबाइल जोर से जमीन पर पटक दिया। वह इतना जोर से पटका कि मोबाइल के चिथड़े चिथड़े उधेड़ गए। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े इधर उधर फैल गए और युग सोफे पर बैठ उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आ गया था। उस दिन जो भी पुलिस स्टेशन में हुआ था उसे मन्नत पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से मन्नत को पुलिस स्टेशन में डरा घबराया हुआ देखा था। उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि युवराज ने उसे फंसाने के लिए जो जाल फैलाया है उसमें वह कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पर इस लड़की को अब तक समझ नहीं आया, यह अभी भी उससे प्यार, युग प्यार वर्ड तक आके रुक गया। उसे अंदर से चुभन हुआ, यूँ कहा जाए तो उसे अंदर से जल रहा था। उसके माथे की नसें उभरने लगा। युग लगातार मन्नत और युवराज के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हुए जा रहा था, पर वह अपना तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद जब मन्नत कमरे में आई, वह अपने में ही मस्त थी और जैसे उसने दरवाज़ा खोल कदम कमरे में रखी, उसे बहुत अजीब सा फीलिंग आने लगा, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत गर्म नज़र आ रहा था। युग इस वक्त सोफे पर बैठा था। मन्नत के आने का आहट युग ने सुन लिया था। मन्नत उसे इग्नोर करके अंदर आ गई और वह अपने नाइट कपड़े ले जैसे वॉशरूम में जाने को मुड़ी कि उसकी नज़र जमीन पर टूटे फूटे मोबाइल के टुकड़े दिखे। मन्नत नीचे झुकी और मोबाइल के टुकड़े हुए पार्ट उठाकर देखने लगी। उसे तुरंत समझ गया कि यह मोबाइल उसी का है, पर वह इस तरह बिखरा हुआ है, उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसका मोबाइल तो मोनिका के पास था। वह हाथ में लेकर देख ही रही थी कि उसकी नज़र तुरंत सोफे पे बैठे युग पर गया, जो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था।
मन्नत ने तुरंत गुस्से में मुंह फुलाए युग के तरफ बढ़ गई और उसके सामने जाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रख गुस्से से बोली, ये मेरे मोबाइल का हाल तुमने किया है ना? पर क्यों? युग जो इस वक्त इतना गुस्से में था, अगर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो शायद उसके हाथों आज कुछ हो जाएगा। वह अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था और वहीं मन्नत आगे चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल तोड़ने के लिए? बोलो। हिम्मत वर्ड सुन युग सोफे से उठ खड़ा हुआ और मन्नत की बाहें पकड़ अपनी तरफ खींच दांत पीसते हुए कहा, अब मुझे तुम्हें हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तुम्हारी ये औकात क्या है? फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की जैसी तुम्हारी औकात है और तुम मेरी हिम्मत देखोगी? उस 2 कौड़ी के मोबाइल के लिए तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? हाँ? मन्नत को जरा भी समझ में नहीं आ रहा कि युग को अचानक से क्या हो गया, आखिर क्या बोले जा रहा है। वह तो हक्की बक्की होकर युग को देखे जा रही और युग का अचानक से इतना गुस्सा, वो भी भयानक वाला। मन्नत अंदर से सोचने के लिए मजबूर हो गई, आखिर इसे हुआ क्या है। ऑफिस से जब आया तो यह बिल्कुल नॉर्मल था, पर अचानक से इसे हो क्या गया। युग ने मन्नत की बाहें इतनी जोर लगाकर पकड़ा था कि मन्नत को बहुत दर्द होने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। पर युग को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसुओं से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। मन्नत ने गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें रह रह के हो क्या जाता है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। युग मन्नत की बाहें छोड़ उसके जबड़े को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मसलते कहा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गया जो मैं तुम्हें जेल से निकाला। मुझे तुम्हें निकालना ही नहीं चाहिए था, उसी में छोड़ देना चाहिए था, तब तुम्हारा अक्ल ठिकाने आता। इतना बोलते वक्त युग रुक गया और फिर तिरछी कड़वाहट भरी मुस्कान भरते हुए आगे कहा, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा अक्ल ठिकाने आएगा, क्योंकि तुम दोनों तो प्लान करके ये सब काम कर रहे हो। वह तुम्हारा गुरु और तुम उसकी चेला। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब यह भी बता दो वह कहाँ छुप कर बैठा है, तुम्हें तो उसके बारे में सब पता होगा। मन्नत के जबड़े में बहुत दर्द होने लगा। वह युग के सीने पर हाथ रख धक्का दी, जिससे युग 2 कदम पीछे हुआ और मन्नत अपने जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ सहलाने लगी। उसकी आंखों में मोटा मोटा आंसू बहने लगा। उसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसके जबड़े में बहुत दर्द होने लगा। तो भी मन्नत युग के करीब आकर उसके कॉलर को पकड़ हिम्मत करके बोलना स्टार्ट की, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मन्नत का आंसू देख युग और भड़कने लगा। उसके आंसू देख युग सही समझ रहा था कि यह कितना भोली बनने की नाटक कर रही है। युग गुस्से में मन्नत के पीछे से बाल पकड़ और भी अपने करीब करते हुए कहा, वही तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक। मन्नत समझ गई कि युग किसके बारे में बोल रहा है। मन्नत का हाथ युग के कॉलर से धीरे धीरे ढीला होने लगा। मन्नत अपने उल्टे हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली, सही कहा तुमने, मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। फिर क्यों निकाला तुमने? हाँ बोलो, क्यों निकाला तुमने मुझे? क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आ गया था। युग भारी आवाज़ में बोला, हाँ दया आ गया था मुझे तुम पर। मुझे नहीं पता तुम दोनों इस गंदे गेम का हिस्सा यानी मैं युग बजाज बेवकूफ़ बनेगा। अब मन्नत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे युग की हर बातें अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही थी। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रख अपना माथा दबाने लगी। फिर कुछ सोच के बोली, क्या कहा था तुमने? मैं उसके साथ मिलकर काम कर रही हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी खराब हो गया है। वह तो गद्दार निकला और तुम। युग को कुछ न बोलता देख मन्नत ने आगे कहा, और रही बात मेरी औकात, तो तुमने सही कहा, मैं हूँ फुटपाथ पे रहने के लायक।
मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी ऐसी आलीशान घर में रहने और ज़िंदगी जीने के लिए, और ना सोच सकती हूँ क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मिस्टर युग बजाज, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों से मैं अपनी औकात भूल गई थी। मन्नत, ये शब्द युग के दिल पे तीर की काम कर रहा था। उसे मन्नत का एक एक शब्द चुभने लगा। मन्नत ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब एक पल भी युग के सामने रुका नहीं जा रहा था। वह तुरंत वहाँ से बालकनी में चली गई। सोफे पर बैठ दोनों पैर के बीच में मुंह छुपाए जोर जोर से फफक फफक कर रोने लगी। मन्नत युग की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि अब वह कहीं ना कहीं युग पर ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। युग जैसा खुद को दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह सबसे अलग है। उसकी जुबान कड़वी है पर उसका दिल एकदम साफ सुथरा है। कुछ दिनों से मन्नत युग के लिए ये सब फील करने लगी थी। मन्नत यही सब सोच सोचकर बालकनी में रोए जा रही थी। उसके रोने का आवाज़ तेज हो गया था। वह खुले हवा में सांस लेकर लगातार रो रही थी। उसकी आवाज़ युग के कानों में साफ सुनाई दे रहा था। रो तो मन्नत रही थी, पर तकलीफ़ उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं युग को भी हो रहा था। पर उसे बार बार युवराज के मैसेज उसके दिमाग में हिट कर रहे थे। वह मन्नत को लेकर कश्मकश में पड़ गया था। उधर नैना का घर। रात में सुरेखा जी ने नैना को हॉस्पिटल नहीं जाने दी, ताकि वह उससे रेहान के बारे में बात कर सके। खाना तो सभी ने कब का खा लिया था। नैना अपने लिए बिस्तर लगा रही थी कि तभी सुरेखा जी उसके पास आकर बोली, नैना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। नैना ने अपनी मामी का आवाज़ सुन पीछे पलटकर बोली, हाँ मामी, बोलो, क्या बात है। सुरेखा जी ने कहा, आज जो मैं तुमसे कहूँगी वह तुम्हें करना होगा। वादा करो कि तुम करोगी। नैना जानती है कि उसकी मामी की बिहेवियर हमेशा से उसके प्रति नफरत ही रहा है, पर आज वह प्यार से कुछ मांग रही है। नैना उन्हें ना कैसे कह सकती, इसलिए उसने तुरंत कहा, प्रॉमिस मामी, मैं करूँगी, आप कहो। सुरेखा जी ने नैना के हाथ पकड़ उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज घर पर रेहान यानी तुम्हारे सर आए थे। वह तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए थे। सुरेखा जी ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि बीच में उनकी बात काटते हुए नैना बोली, क्या कह रही हो मामी? रेहान सर घर आए थे? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुरेखा जी नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, मुझे भी पता है तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम मेरी पूरी बात ध्यान से सुनोगी? नैना को भी आज अजीब लग रहा था अपनी मामी के बिहेवियर, क्योंकि रोज़ उससे देखकर वह सिर्फ भौंका करती हैं, पर आज उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखा रही हैं। सुरेखा जी ने नैना को समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारे ऑफिस के बॉस रेहान सर पहले तो तुम्हारे मामा से इज्जत के साथ बात किया तुमसे शादी करने के बारे में। फिर वह घर आए, मुझसे भी उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ बात किया। आजकल ऐसे लड़के मिलना नामुमकिन है। रेहान मेहता की बहुत बड़ी इज्जत है, जो तुम अच्छे से जानती हो, और वह जो भी कुछ हमारे घर वालों के लिए कर रहे हैं वह तो किसी से छुपा नहीं है। सुरेखा जी थोड़ा रुककर वापस बोलना स्टार्ट की, मैं और तुम्हारे मामा ने दोनों ने मिलकर फैसला लिया है रेहान और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने के लिए। तुम दोनों की शादी के लिए हम दोनों राजी हो गए हैं। अब तुम अपना फैसला बता दो। नैना गुस्से में चेयर से उठ खड़ी हो गई और तेज आवाज़ में बोली, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। उनकी इतनी हिम्मत कि वह हमारे घर तक आ गए। मैं उनसे कल बात कर लूँगी। नैना के मुंह से ना सुन सुरेखा जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। वह अपने मन में कहने लगी, इस लड़की के भाग्य खुल रहे हैं और यह है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इसके मुंह से मैं हाँ निकलवा कर ही रहूँगी।
सुरेखा जी ने वापस नैना को चेयर पर बिठाया और सिर पर गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, देखो नैना, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करना ही है, तो क्यों ना तुम अभी कर लो। रेहान जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें तो अपने घर की हालत पता ही है। इसलिए तो कह रही हूँ मामी, मुझे अपने घर की हालात पता है और मैं अपने लोगों को संभालने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं उनको ना कह रही हूँ। नैना के मुंह से बार बार ना सुन सुरेखा जी को अंदर से और भी गुस्सा बढ़ने लगा। वह अपने आप को शांत की और थोड़ा रूडली वाइज में बोली, तुम क्या चाहती हो कि हम पूरी जिंदगी इसी दलदल में रहे? यही चाहती हो तुम? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम्हारा हंसता खेलता घर बस जाए और हम लोगों का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़े? रेहान ने पहले ही कहा है कि वह हमें अच्छी तरह से देख रेख करेगा। तुम्हारे ये दोनों भाई बहन का भविष्य आगे चलकर अच्छा होगा। क्या तुम इनका अच्छा नहीं चाहती? पर मामी, नैना ने इतना ही बोली होगी कि सुरेखा जी उसे चुप कराते हुए बोली, बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने और तुम्हारे मामा ने हाँ कह दिया है और हम दोनों कल रेहान के घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मुंह से ना सुनने को मिले। तुमसे उम्मीद रहेगा। इतना बोल सुरेखा जी नैना के सामने से चली गई। वहीं नैना की आंखों से नींद ही चला गया। वह बेड पर अपने आप को समेट कर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर रेहान सर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मुझे एक बार उनसे ज़रूर मिलकर बात करना चाहिए। मैं ही क्यों? दूसरी तरफ मेंशन में देर रात करीब 1 बजे मन्नत रोते रोते वहीं सोफे पे सो गई और अंदर कमरे में युग सोफे पे बैठा अभी भी थोड़ी देर जो कुछ हुआ वही सब सोच रहा था। मन्नत रोए और युग सो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब मन्नत का बिल्कुल भी रोना आवाज़ नहीं आ रहा था तो युग उठा और बालकनी में जाकर देखा तो मन्नत सोफे पे बैठे ही लेट गई थी। बालकनी में डिम लाइट जल रही थी। युग धीरे धीरे उसके पास गया और घुटनों के बल नीचे बैठ उसे निहारने लगा। वह अच्छे से देख सकता था कि मन्नत के गाल किस तरह सूज गया है। उसके गालों पर युग के उंगलियों के निशान पड़ गए थे जो उसने उसके जबड़े को इतने कस कर पकड़ा था। अब युग को अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा कि उसने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं, पर आज उसने मन्नत को इतना दर्द दिया है। किसी ने सही कहा है, अगर इंसान का मन बेचैन हो तो फिर उसे आलीशान घर में भी सुकून नहीं मिलता। यही हाल आज युग का था। आज तक जो उसका दिल पत्थर बने वह लेकर फिरता रहता था, पर अब उसे फर्क पड़ने लगा था। मन्नत के कहे हुए हर एक शब्द से उसे फर्क पड़ रहा था। उसके आंसुओं से उसे फर्क पड़ रहा था। वही मन्नत को इस तरह ठंड में सोता हुआ नहीं देख सकता। उसे भी पता है जहाँ तक मन्नत वह अंधेरे में कभी सो नहीं सकती। युग जैसे मन्नत को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे तुरंत मैसेज वाला बात याद आ गया। वह तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और मन ही मन कहने लगा, नहीं, मुझे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब नहीं, मैं नहीं बनूंगा। युग यही सब सोचकर वापस गुस्सा आने लगा। वह तुरंत उठ खड़ा हो गया और अपने कमरे में जाने लगा कि कुछ सोचकर वापस रुक गया और एक नज़र मन्नत को देख वापस कमरे में चला गया और बेड से ब्लैंकेट उठाकर लाया और मन्नत को ओढ़ा दिया और साथ ही साथ में बालकनी का दूसरा लाइट भी ऑन कर दिया ताकि मन्नत डरे ना। युग कमरे में आ गया पर उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वह सोचने लगा कि अगर मन्नत को कमरे में आना होगा तो यही सोचकर उसने बालकनी का दरवाज़ा खुला ही रखा। अगर रात में वह डर गई तो युग खुद को बेड पर आकर लेट गया। उसकी आंखों में नींद तो कोसों दूर था।
कहने को युग बेड पर सोया था, पर उसकी नज़र बालकनी की तरफ ही था। वह बार बार करवटें बदले जा रहा था। वह अपने आप को कोस भी रहा था। लेटे हुए युग खुद से बड़बड़ाया, यहाँ ये आराम से सो रही है, वहाँ वह आराम से सो रहा है। एक मैं ही हूँ जो बेवकूफ़, जो इतना बेचैन हो रहा हूँ इसके लिए। सुबह के 7:20। आज युग लेट सोकर उठा क्योंकि रात में उसे अच्छी तरह से सोया नहीं था, और जैसे उसकी आंखें खुली कि वह तुरंत बालकनी की तरफ देखा। युग तुरंत बेड से उठ खड़ा हुआ, तेज कदमों से चलते हुए बालकनी में आया। धूप की किरणें बालकनी से होते हुए कमरे में आ रही थी। वही मन्नत ब्लैंकेट से खुद को अच्छी तरह से कवर करके सो रही थी। उसे इस तरह से सोता देख युग वापस कमरे में आ गया। उसे भी नींद आ रहा था। युग ने वॉच में टाइम देखा तो 7:20 हो रहे थे। युग जिम न जाने के बजाय वापस लेट गया। 8:25 पर मोबाइल की रिंग की आवाज़ से युग की आंखें खुली। मोबाइल स्क्रीन पे नाम देख युग ने मोबाइल बंद कर दिया, और जब वॉच में टाइम देखा तो तुरंत हड़बड़ा के उठ गया और जल्दी से वॉशरूम में गया। लगभग 22 से 25 मिनट के बाद युग वॉशरूम से बाहर निकला। वार्डरोब में जाकर बिजनेस सूट पहनने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट में वह रेडी हो गया और कमरे से बाहर निकलने से पहले एक बार मन्नत को देखने बालकनी में गया तो देखा अभी भी मन्नत खुद को पूरी तरह से कवर करके वैसे ही सो रही है। युग का मन बार बार कह रहा था कि उसे उठा दे, क्योंकि वह इस वक्त कमरे में नहीं बालकनी में सो रही है। अगर कोई सर्वेंट या कोई रूम क्लीनर करने आया तो, या फैमिली मेम्बर की कोई आ गया तो उन्हें भी सब पता चल जाएगा। यही सब सोच रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह मन्नत को उठाए। फिर कुछ सोचकर वह कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसका दिमाग मन्नत का शक्ल देखने के लिए भी नहीं कह रहा था। वह अपने दिल और दिमाग के कश्मकश में पूरी तरह फंस गया था। युग तेज सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। आज सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ ब्रेकफास्ट करना चालू कर दिए थे, क्योंकि आज युग ही लेट नीचे आया। वह अपनी जगह चुपचाप बैठ कॉफ़ी और न्यूज़पेपर रीड करने लगा। युग को नीचे आए लगभग 5 मिनट हो गया, पर मन्नत अभी तक नीचे नहीं आई, जिस पर मीरा जी ने युग के तरफ देख पूछी, बेटा मन्नत नहीं आई? युग कॉफ़ी पीने लगा पर कुछ बोला नहीं। उसको कुछ न बोलता देख मीरा जी ने वापस पूछा, क्या हुआ बेटा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? युग का चेहरा भावहीन दिख रहा था। वह लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता मॉम। युग इतनी एरोगेंट वॉइस सुबह सुबह सुन मीरा जी को अच्छा नहीं लगा, जिस पर उन्होंने भी थोड़ा सख्त होते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता, ये क्या बात हुई? सब लोग उसका इतना केयर करते ये देख युग और भी भड़कते हुए बोला, मॉम उसके बारे में मुझसे मत पूछिए। युग का सुबह सुबह इतना गुस्सा देख मीरा जी समझ गई हो ना हो इन दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस पर मीरा जी युग को ही फटकार लगाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी है, तुमसे नहीं पूछूं तो क्या शेरा से पूछने जाऊं? युग इतना सुन न्यूज़पेपर फोल्ड कर टेबल पर रखा और अपना हाथ उस पर जोर से दे मारा। ब्रेकफास्ट के नाम पर सिर्फ उसने कॉफ़ी पिया था और उठ खड़ा हो गया। उसकी शक्ल देखकर ही पता चला था कि वह इस वक्त कितना गुस्से में है। बिना किसी के तरफ देखे कहा, अब मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसका इस तरह से बिना कुछ खाए जाता देख मीरा जी पीछे से बोली, युग ये क्या बदतमीजी, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। मीरा जी चिल्लाती रही पर युग रुका नहीं, बस सीधे कार में जाकर बैठा। उसके साथ शेरा वे दोनों मेंशन से बाहर निकल गए। युग को बिना ब्रेकफास्ट किए ही गया, जिस पर दादी ने मीरा जी को गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे इस तरह से सवाल जवाब करने का, कर दिया ना मेरे पोते को नाराज़।
अगर युग की गलती भी हो और दादी को उसकी गलती दिखाई भी देता हो, फिर भी दादी युग का ही साइड लेगी। मन्नत को छोड़ इस घर में सभी को भली भांति पता है, वह युग के गलतियों पर हमेशा से ही पर्दा डालती आई हैं, क्योंकि उनका वह चहीता लाडला पोता जो है। आज दादी दिन भर भन भन करती रहेंगी, क्योंकि उनका पोता आज बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला जो गया है। दादी हर किसी पर आज गुस्सा ही निकालेंगी। युग का इस तरह बिना ब्रेकफास्ट किए जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वहीं काव्या भी सोचने लगी, आखिर युग भाई को सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में गए। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल का माहौल बहुत ही गर्म हो गया। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि युग सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया। अगर किसी को अच्छा लग रहा था तो वह सिर्फ और सिर्फ मोनिका ही थी। उसे जो सुकून और चैन मिल रहा था उसने सोचा भी नहीं था। युवराज का कहा हुआ मैसेज ट्रिक इतना काम कर जाएगा। जब वह रात को कमरे में मोबाइल रखने के लिए गई थी, उसे तो यही लग रहा था कि ये युवराज का मैसेज वाला ट्रिक बकवास काम है, पर युग का गुस्सा देख उसे अंदर से जो मज़ा मिल रहा था वह बयां नहीं कर सकती। उसे अब मन्नत की शक्ल देखना था। युग का बर्ताव राहुल को भी अच्छा नहीं लगा। युग का गुस्सा राहुल को अच्छी तरह से पता है और यह गुस्सा उसने काफ़ी दिनों के बाद देखा। सबके सामने राहुल ने युग को कुछ कहा नहीं, पर वह अपने मन में सोचने लगा, आखिर इसे किस बात का इतना गुस्सा आया है। मुझे इससे मिलकर बात करना चाहिए। मीरा जी ने काव्या की तरफ देखा। उन्होंने आंखों से इशारा किया कि वह मन्नत के कमरे में जाए, जिस पर काव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। चंद मिनटों के बाद काव्या चेयर से उठ खड़ी हुई और युग के कमरे में गई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ फिराती रही, पर उसे मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। वह सीधे अंदर चली गई और बेड पर भी मन्नत नहीं थी। काव्या को लगा शायद वो वॉशरूम में होगी। काव्या वॉशरूम के पास जाकर बाहर से दरवाज़ा नॉक करने लगी। भाभी, भाभी, क्या आप अंदर हो? काव्या के जोर जोर के आवाज़ से बालकनी में सो रही मन्नत के कान में धीरे धीरे आवाज़ आने लगा और वह जैसे अपने मुंह पर से ब्लैंकेट हटाई तो धूप की किरणें उसके फेस पर चमकने लगा। वह अपनी आंखों पर हाथ रख मसलते हुए उठ गई। बालकनी का दरवाज़ा खुला देख काव्या उसी ओर गई, जब तक मन्नत उठकर बैठ गई थी और मन्नत को इस तरह बाहर सोता देख काव्या उसके सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी आंखों से उसे अच्छी तरह से स्कैन करने लगी। मन्नत को देख कोई भी कह सकता है कि वह इस वक्त ठीक नहीं है। उसके गालों पर जो उंगलियों के निशान थे वह बिल्कुल हल्के हो गए थे, फिर भी गोरे गालों पर निशान दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह बयां कर रही थी कि वह किस कदर रोई है। उसके बिखरे हुए बाल। काव्या मन्नत की ऐसी हालत देख पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह उसकी खूबसूरत भाभी है। काव्या को अपनी आंखों के सामने देख मन्नत भी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह इस वक्त बालकनी में थी और साथ ही साथ में उसका हुलिया भी ठीक नहीं था, जो कि काव्या ने देख ली। मन्नत को अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था और शर्म भी आ रहा था। काव्या मन्नत के पास बैठ उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मन्नत बोलने के लिए जैसे होंठ हिलाई कि उसके जबड़े में दर्द होने लगा, जिस वजह से वह ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी मन्नत अटक अटक के बोलना स्टार्ट की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत ये शब्द बोलते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं काव्या अपने हाथों से मन्नत का चेहरा ऊपर करते हुए वापस बोली, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो भाभी। क्या भाई ने आपके ऊपर हाथ उठाया? काव्या ये शब्द बोलते वक्त बहुत अटक रही थी, क्योंकि सवाल उसके भाई का है। मन्नत ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं काव्या, मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
काव्या नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, फिर ये जो आपके गालों पर उंगलियों के निशान है वह किसके हैं? मन्नत ने काव्या को समझाते हुए आगे बोली, काव्या तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ गुस्से में तुम्हारे भाई ने गाल पकड़ लिया था। काव्या अपने भाई के ऊपर चिढ़ते हुए बोली, इसे सिर्फ थोड़ा गुस्सा नहीं कहते हैं भाभी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आपका ये हुलिया बनाया है। मन्नत ने काव्या के हाथ पर अपना हाथ रख के बोली, काव्या तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, उन्हें बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, तुम समझ रही हो ना? काव्या सब समझ रही थी कि मन्नत उसके भाई का साइड ले रही है, पर वह ये भी जानती है कि आखिर युग को किस बात का गुस्सा आया। इसलिए वह वापस जिद करते हुए पूछने लगी, भाभी मुझे एक बात नहीं समझ रहा, भाई को किस बात का इतना गुस्सा आया कि वह आप पर गुस्सा निकालने लगे? काव्या के मुंह से इतना सुन मन्नत चुप हो गई। वह क्या बताए कि किस बात के लिए युग रात में इतना भड़का था। मन्नत का यूं ही चुप रहना काव्या उसे झकझोरते हुए आगे पूछी, भाभी 2 दिन पहले ही हमारी इस टॉपिक पर बात हुआ था कि मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आप मुझे हर बात बता सकती हैं और साथ में मैं आपकी दोस्त भी हूँ। आप ये भूल जाइए कि मैं युग भाई की बहन हूँ। मन्नत को रात वाली बात पर कुछ भी कहना या सुनने का मन नहीं कर रहा था, पर काव्या ठहरी युग की बहन, वह इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाली। वह भी अपने भाई की तरह जिद करने लगी, बार बार वह पूछने लगी, यहाँ तक कि अपनी कसम भी दे दी। काव्या के मुंह से कसम वाली वर्ड सुन मन्नत न चाहते हुए भी उसने कल रात वाली बात बताना स्टार्ट की। उसने सब बताया कि जब वह कमरे में आई तो युग उसके आने से पहले ही उसका मोबाइल तोड़ चुका था और वह किस बारे में बोले जा रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आया, पर हाँ वह बार बार एक ही रट लगाए बैठा था कि मैं युवराज को मैसेज की। अब मन्नत को न चाहते हुए भी युवराज के बारे में काव्या को बताना पड़ा। युवराज के बारे में बताते ही काव्या को भी याद आया कि उसके बर्थडे पार्टी में जिसे देखी थी वही युवराज है और जहाँ तक उसने अंदाज़ा लगाया कि मन्नत को जेल भेजने के पीछे भी उसका ही हाथ है। इस मुद्दे पर दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। मन्नत ने काव्या से कुछ भी नहीं छुपाई, वह उसे अपनी बहन दोस्त की तरह सारी बातें बता दी। काव्या ने मन्नत की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। काव्या जब से मन्नत से मिली है उसने मन्नत और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और आज मन्नत की सारी बातें सुन उसके लिए इज्जत दुगनी हो गई। काव्या का भी दिमाग युग की तरह ही चलता है। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, भाभी अगर आपने मैसेज नहीं किया तो किसने किया? और आप कह रही हो कि आपका मोबाइल मोनिका के पास था। मन्नत उदास होते हुए बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने मैसेज नहीं की। हो सकता है युवराज ने मैसेज किया हो और युग ने वह मैसेज देख लिया हो। काव्या अपने दिमाग पर जोर देने लगी और अपने मन में खुद से कहने लगी, अगर भाभी ने मैसेज नहीं किया तो इसका मतलब मोनिका ने नहीं, वह क्यों करेगी? काव्या को मोनिका पर शक होने लगा। हो ना हो यह मोनिका का ही काम हो सकता है, पर मुझे उससे एक बार बात करके क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो यह छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है। भाई और भाभी के रिश्ते में कहीं दरार न पड़ जाए। काव्या अपने मन में ये सब सोच रही थी। काव्या ने मन्नत को आगे समझाते हुए बोली, भाभी आप ऐसा करिए, पहले आप फ्रेश हो जाइए, मॉम आपको नीचे बुला रही हैं और आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सबके जाने के बाद मोनिका अपने कमरे में आ गई थी और उसने तुरंत युवराज को कॉल लगाई। उसे आज सुबह सुबह युग का धमाकेदार परफॉर्मेंस युवराज को बताना था। युवराज के कॉल रिसीव करते ही मोनिका उछल कूद करते बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन पार्टनर, मैंने जितना आज उम्मीद
नहीं की थी उससे भी ज़्यादा धमाका देखने को मिला है। मोनिका ने जितना कुछ अपनी आंखों से देखा था वह सब कुछ युवराज को बता दी। उन दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। युवराज ने आगे कहा, तुम बस देखती जाओ आगे आगे मैं क्या करता हूँ। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था, शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी के दिमाग में एक बार घर कर जाए वह कभी निकलता नहीं। मुझे युग का पहले से पता था, वह झुकेगा टूटेगा नहीं, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। मोनिका ने युवराज से आगे कहा, अब ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ, मुझे नीचे जाना होगा। मुझे उस मन्नत का रोता हुआ शक्ल देखना है। बेचारी मन्नत, इतना बोल वह हा हा करके हंसने लगी। काव्या के कहने पर मन्नत उठ खड़ी हुई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही काव्या तनतनाते हुए मोनिका के पास आई। मोनिका इस वक्त नीचे लिविंग एरिया में बैठी थी। काव्या नीचे आते ही अपनी माँ को देख बोली, मॉम, भाभी फ्रेश हो रही हैं, फ्रेश होने के बाद भाभी नीचे आ जाएंगी। काव्या की बात सुन मीरा जी ने कुछ नहीं कहा। वह अपने दूसरे कामों में बिजी हो गई। आज उनका भी मूड खराब ही हो गया था। काव्या मोनिका के पास आते ही बोली, मोनिका, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, क्या तुम मेरे साथ कमरे में चलोगी? काव्या का इस तरह से बोलने पर मोनिका घबरा गई। वो अपने मन में सोचने लगी, कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ सोचना होगा। काव्या आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे मोनिका भी चली जा रही थी। मोनिका के दिमाग में झूठ बोलने के लिए नए नए तरकीब सोच रही थी। वह एक पल के लिए पूरी तरह घबरा गई थी। काव्या अपने कमरे में आई, दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ी थी। उसके पीछे मोनिका खड़ी थी। काव्या का पीठ मोनिका की तरफ था। काव्या के मन में तो कई तरह के सवाल चल रहे थे। मोनिका ने काव्या को देख भांप लिया था। अगर काव्या मैसेज वाली टॉपिक पर अगर बात की तो उसे उसके बदले क्या जवाब देना है। काव्या को कुछ न बोलता देख मोनिका पीछे से बोली, बोलिए भाभी, आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करना है? काव्या पीछे मुड़ी और शांत आवाज में बोली, देखो मोनिका, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ ये जानना है, भाभी का मोबाइल तुम्हारे पास था। भाभी ने युवराज को मैसेज नहीं किया, तो क्या तुमने युवराज को मैसेज किया? जो है प्लीज़ सच बोल दो। आज नहीं तो कल इन सब के बारे में भाई पता लगा ही लेंगे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।